दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। दोस्तों सबसे पहले तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ डायमंड लीडर, न्यू डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण सर को भी मेरा प्रणाम है। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का सेशन होने जा रहा है दोस्तों, जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों सभी डायरी पेन के साथ रेडी रहेंगे, सही है। और मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोगों ने इस पैनल पे ज्वाइन कर लिया है, सभी एक्साइटेड हैं आज की सेशन को लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच एक ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी है दोस्तों, उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों सर जो हैं इस बिजनेस में आने से पहले स्टूडेंट हुआ करते थे और बहुत ही कम उम्र में दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी सर को देखने का मौका मिला। जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कैरियर अपना सेट करूं। तो दोस्तों सेफ शॉप बिजनेस जो है सर को देखने का मौका मिला और सर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, पूरे बिलीव के साथ काम करने की शुरुआत की। बीएसएस सिस्टम और सीनियर्स को फॉलो करते हुए बहुत ही कम उम्र में दोस्तों लगातार लगातार सफलता लेते जा रहे हैं, खुद भी सफल होते जा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पूरी टीम को लीड करते जा रहे हैं और सफलता की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। और दोस्तों आज वो उस मुकाम पे है जहां पर हम सभी को पहुंचना एक सपना है। दोस्तों आज बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, यंग एज में आज उन्होंने इस बिजनेस में डायमंड लेवल को हासिल कर लिया है दोस्तों। और दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो दोनों हाथों को ऊपर करके भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार, धमाकेदार, दमदार तालियों के साथ हम उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर न्यू डायमंड लीडर, नन अदर देन मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पर। एक जोरदार तालियां दोस्तों। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। यस सर। नो डाउट ऐसा लगता है कि हम सबकी नैया की खेवैया जय सराफ जी ही है। सुबह सुबह ही हमको सबको उठाते हैं, सुबह से हम लोगों को चार्ज करते हैं। और नो डाउट यार जय जी, आपका कंट्रीब्यूशन बीएसएस के इतिहास में हमेशा हमेशा सराहनीय रहेगा। आप हमेशा अपनी हर सुख चैन को छोड़कर और हर व्यस्तताओं के बीच में आप अपने लिए सेफ शॉप के लिए ज्यादा टाइम मैनेज करते हैं, बीएसएस के लिए टाइम मैनेज करते हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों कि जय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेट लीडर के अंदर ही हो सकती है। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। बाकी मैं कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को, भगवान को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज आप लोग के साथ एक अपने विचारों को प्रस्तुत करने का उन्होंने मुझे मौका दिया। और दोस्तों मैं बहुत ज्यादा आभारी होता हूँ इस बात को लेकर कि हम बहुत कम ही लोग ऐसे हैं या सेलेक्टेड लोग ही होते हैं जिनको ये मौका मिलता है। ऐसे हजारों लोग हैं दुनिया में जो अपनी पहचान बनाने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, रास्ते की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं मिलता। वो हमेशा कुछ ना कुछ रास्ते की तलाश में लगे रहते हैं। उनके अंदर क्वालिटी तो होती है, उनके अंदर एबिलिटी तो होती है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूंगा हमारे बीएसएस और सेफ शॉप के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो है तभी तो हम लोग हैं और हमारा पहचान, हमारी वजूद जो है उनसे ही है। तो एक बार बीएसएस के लिए और सेफ शॉप के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और नो डाउट दोस्तों कि हमारे बिजनेस में मेंटर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीएसएस में हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर, जो आज इस बिजनेस की बागडोर 15 सालों से अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं और सैकड़ों लोगों के सपने अचीव करा रहे हैं, खुद तो आगे बढ़ रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यदि अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ तो हमारे आदरणीय डीएन शर्मा सर, जो बहुत ही ज्यादा
सबको सामंजस्य में बांधने के लिए हर कदम अपनी कोशिश करते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा शर्मा सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों आप लोग यदि अगर, मैं हमेशा अपने टीम को एक बात बोलता हूं कि बीएसएस का नाम कोई सिस्टम नहीं है, बीएसएस एक्चुअली सिस्टम 2.0 है। और ये मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि आप जितने भी ना सेफ सॉफ्ट के अंदर में काम करते हुए सिस्टम को देखेंगे, या फिर आप इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उसमें जितनी भी सिस्टम है जो एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड कराती है, उन सब सिस्टम का बाप है बीएसएस। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बीएसएस एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बीएसएस हर चीजों को अपडेट करके देता है। आप लोग को पता नहीं होगा कि हम बीएसएस की कीर्तिमान कैसे रच रहे हैं, ये तो उन लोगों को ही मालूम पड़ेगा जो अभी 16 मार्च को हमारा प्री लॉन्चिंग होने वाला है, उसमें जब आएंगे तब आप लोग को मालूम पड़ेगा कि बीएसएस एक्चुअली कैसे अपडेटेड वर्जन है, कैसे ये बहुत सुपर फास्ट काम कर रहा है और कैसे ये एक नई विधा को सबके सामने प्रस्तुत कर रही है। ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप 16 मार्च का प्री लॉन्चिंग में आएंगे। अब 16 मार्च के प्री लॉन्चिंग में जितने लोग आएंगे उन लोग को बहुत सारी बधाइयां, और जो नहीं आएंगे उनको अफसोस। लेकिन अफसोस मनाने वाली कोई बात नहीं है, हर जगह हर रास्ते खुले होते हैं। कहते हैं भगवान जब एक रास्ते बंद करता है तो 10 रास्ते और खोलता है, क्या पता आपके लिए कोई और रास्ते की प्लानिंग उसने कर रखी हो, आपको शायद पता नहीं। आपको सिर्फ अपनी कोशिश करते रहना है, अगर कोशिश आप अपने अंतिम हद तक करेंगे तो परमेश्वर और खुदा और परवरदिगार आपका साथ जरूर देने के लिए खड़ा है। तो बहुत बहुत आभार और बधाई हो आप लोग को। और इसके बाद दोस्तों पैनल में मौजूद हमारे सारे रेड क्लब लीडर्स, मैं सबका अगर नाम लूं तो आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर, आदरणीय रुपेश साहू सर, आदरणीय गोपाल साहू सर, आदरणीय सीमा मैडम, टीना मैडम, सुमन मैडम, मनीष शर्मा जी, दिवाकर यादव जी, ऐसे ग्रेट लीडर्स हैं हमारे बीच में। वेलकम सर, वेलकम। रेड क्लब लीडर्स मुझे वेलकम सर। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम सर जी, वेलकम। सभी को नमस्कार सर तो, सर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू सर। नो डाउट दोस्तों, ऐसे ग्रेट रेड क्लब लीडर्स आपके साथ है ना, ये सारे के सारे ऐसे पक्के खिलाड़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ लेवल से बड़े नहीं है, ये तजुर्बे से भी बड़े हैं। आप इन लोगों की यदि अगर इनके साथ जब आप बैठते हैं, इनके साथ जब इनका विचारों से जब आप होते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ग्रेट लीडर्स हैं, इनके अंदर में वो सारी एबिलिटीज है जो एक सक्सेसफुल लीडर, एक डायमंड लीडर के अंदर होती है। दोस्तों ऐसे ग्रेट रेड क्लब लीडर्स के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी लोगों को भी एक बधाई देना चाहूंगा कि बिना टीम के हम सभी हमारी वजूद, हमारी पहचान भी होनी कुछ नहीं है। तो मैं बोलना चाहूंगा ऐसे प्यारे साथी और ऐसे दमदार साथी तो आप भी हैं, आप कहीं ना कहीं हमारे पूरक हैं। जितनी योगदान हम अपनी कामयाबी के लिए रखते हैं उतनी ही योगदान आपका भी होता है। और ऐसे दमदार साथी हमारे बीएसएस में आप जुड़े हो तो भैया आपके लिए तालियां तो बनती है। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा लीजिए, क्योंकि आप वो मुख्य हमारे भाग हैं, हमारे साथ में खड़े होने वाले हमारे भविष्य के डायमंड्स हैं। और आपके साथ ही मिलकर डायमंड भी जाना है और सारे लोग के सपनों को पूरा करना है। तो बहुत सारी बधाइयां आपको। और मैं बस यही कहूंगा कि दोस्तों जिंदगी का शुरुआत और जिंदगी को हसीन जीवन बनाने का एक नया प्लेटफॉर्म है बीएसएस। और बीएसएस में यदि अगर हम सब लोग मिलकर रहेंगे जिस तरीके से अभी हम लोग मिलजुल कर हैं, तो बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है कि आपका डायमंडशिप होगा, आपके टीम हजारों लोगों की रहेंगी, आपके टीम में वो अचीवमेंट्स रहेगा जिस अचीवमेंट के लिए लोग तरसते हैं। आप सभी लोगों के सिरमौर होंगे, आप सभी लोगों के आइकॉन होंगे। अधिकतर लोग आपके अपने मोबाइल पे आपकी फोटो डीपी लगा के रखेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ बीएसएस में संभव है, और बीएसएस में सेफ सॉफ्ट जैसी ग्रेट कंपनी में संभव है। तो मैं यही और बीएसएस के लिए, सेफ सॉफ्ट के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो, ताकि हम लोग आज की सेशन की शुरुआत कर पाए। सही है सर, बिल्कुल सर, उत्तम, अति उत्तम सर, बिल्कुल एकदम। दोस्तों मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा। हमारे बीच में आदरणीय शर्मा सर हैं और हमारे जय सर हैं। सर बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोग के सामने, मैं हमेशा एक छोटी सी टॉपिक में आता हूँ, कभी भी मैं अभी तक आया हूँ तो
ज्यादा लंबी टॉपिक में मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं बस एक छोटी सी टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यदि अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारे होस्ट संजय जी, निरंजन जी, सॉरी जय जी, आपको संभालना होगा। यस सर, यस सर। संजय जी को भी आप दे सकते हैं, संजय जी भी मे बी ऑपरेट कर सकते हैं। संजय, आप हैं यहाँ पर? चलिए एक काम करते हैं, जय जी आप ही स्क्रीन वो कर दीजिएगा, लेकिन इस स्क्रीन में थोड़ा सा वो रहेगा कि शब्दों पर ध्यान देकर ही आपको नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? सभी लोग यस तैयार सर। हैं? वंडरफुल वंडरफुल ग्रेट। बहुत सारे लोग चेहरे दिखने लग गए, मुझे बहुत बड़ा एक्साइटेड हूं मैं। और जय जी आप स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं बताना चाहूंगा कि बड़ा एक्साइटेड था मैं। कुछ दिनों से मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिलने वाला है, और नो डाउट मैं ट्रेनिंग तो लेता ही रहता हूँ बहुत जगहों पर, लेकिन जूम पे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों। मैंने अभी तक देखा है कि जूम एक ऐसा चीज है जहां पर आपके विचारों को आप उन्हीं समय पे सैकड़ों और हजारों लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। और एक इतनी बड़ी बड़ी बात है। एक टाइम था कि जब लोग बोलते थे कि ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, लेकिन कोविड ने ना हमको पूरे हमारे ना पूरे दिशाओं को ही बदल दिया। हमारी दशाएं और दिशाएं दोनों को बदल के रख दिया। कहीं ना कहीं ना वो ये मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि परिवर्तन को छोड़कर दुनिया में सब चीज परिवर्तनशील है, और मैं मानता भी हूँ इस बात को लेकर। आपको पता है, अमिताभ बच्चन एक शख्सियत हैं जिनकी उम्र आज 80 साल से ज्यादा है। यदि अगर आप अमिताभ बच्चन को देखेंगे ना, तो हर रविवार के दिन ना शाम को 6 बजे के आसपास वो अपने घर के सामने आते हैं लोगों से मिलने के लिए। घर के मतलब बालकनी में जाएंगे और लोगों को हाथ हिला के वो उनके अभिवादन करते हैं। और मैं देखता हूँ दोस्तों कि उनको देखने के लिए ना आप जानकर आश्चर्य होंगे कि लगभग लगभग 20 से लेकर 35 साल तक के अधिकतर लोग रहते हैं। 20 से 35 साल के बीच के लोग पाए जाते हैं। इमेजिन करो कि अमिताभ बच्चन तो 80 साल का है, तो अमिताभ बच्चन को 80 साल के लोग देखने के लिए आना चाहिए ना, लेकिन उनको देखने के लिए कौन आते हैं मालूम? जो 30-35 साल के हैं, जो 20 से लेकर 35 साल के बीच के लोग हैं, वो लोग आते हैं। ऐसा क्यों? आपने कभी कभी सुना होगा कि दोस्ती तो बराबर वालों के साथ होती है, तो आखिर इनकी दोस्ती मतलब बहुत डिफरेंट क्यों है? मतलब नाती और दादाजी का एक रिलेशन टाइप का दोस्ती है, ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है अमिताभ बच्चन जी ऑलवेज अपडेटेड रहे। अमिताभ बच्चन को याद करो, दीवार मूवी अगर आप लोग की स्क्रीन याद होगी, सब कुछ है तुम्हारे पास, मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है वाला, तो वो डायलॉग याद होगा तो उसमें अमिताभ बच्चन के कपड़े देखना, वो ना बेल बॉटम पहना करते थे। वो बेल बॉटम जानते हो ना, कि नीचे से पूरा झाड़ू था, 2 लंबा लंबा झाड़ू होता था पैर के पास, तो झाड़ू से पूरी सही है जमीन सर। साफ हो जाती थी। वो कपड़े पहनते थे। लेकिन आज यदि अगर अमिताभ बच्चन को देखेंगे तो अमिताभ बच्चन आज के डेट पे आज का जो ट्रेंड में जो चल रहा है ना वो पहनते। ये सिर्फ मैं कपड़े से उनकी परख कर रहा हूँ। उसके अलावा उनकी लाइफ स्टाइल अगर देखेंगे ना तो एवरी टाइम ही इज अपडेटेड। अब ना इसी को बोलते हैं परिवर्तन को स्वीकार करने वाला। ऐसा कई लोग हैं, पता है जब कोविड नहीं आया था तो पता है, मैं बताना चाहूंगा, मैं नागपुर में काम किया करता था। जब भी मैं धमतरी आता था, तो धमतरी आने के बाद में जब मैं प्रणाम नहीं करता था किसी बड़े बुजुर्ग का या घर के बड़े सदस्य को, तो उन लोग का ना मुंह फूल जाता था, यार प्रणाम नहीं किया, इतना बड़ा हो गया क्या कि अब ना प्रणाम भी नहीं करेगा। भाई मैं व्यस्त हूँ, इसलिए कहीं पर बिजी था, इसलिए प्रणाम नहीं कर पाया। लेकिन जैसी कोविड आया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, समय आया जब मैं महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ एंटर किया, तो जो बड़े बुजुर्ग को बोला करते थे ना प्रणाम नहीं करते हो, वो लोग मैं दूर से सैल्यूट मारने लगे, भैया नजदीक मत आइयो। मैं बोला यार देखो, एक हालात ने आपको जब एक्सेप्ट कराया तब आप परिवर्तन को स्वीकार किए। दूसरा, आप खुद से स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसके लिए आप टॉयलेट मूवी देखना, और टॉयलेट मूवी को देखकर आपको रियलाइज हो जाएगा कि एक्सेप्ट करना चाहिए चेंजेस को। परिवर्तन को जब स्वीकार करेंगे, अब आप सेफ शॉप की चेंजेस को देखिए, सेफ शॉप एवरी टाइम अपडेटेड। अब आप भी या कई लोगों के मन में ना ऐसी भावनाएं रहती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग छोटा काम है, हम नहीं करेंगे, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है यार, इसमें कहाँ घुसेंगे, ये तो घर घर जाने वाला काम है। मैं तो यार बाबू हूँ, मैं तो यार कचहरी में काम करता हूँ, मैं तो तहसील का वो हूँ, मैं तो अधिकारी, या कई प्रकार के उनके अंदर में भाव रहते। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, ये भाव बिल्कुल सही है और रखना भी चाहिए, लेकिन आप एक कदम आगे तो बढ़ के देखिए कि परिवर्तन की दिशा की ओर बढ़ रही। आप एक कदम आगे बढ़ के देखिए, आज दुनिया चांद पे नहीं मंगल में पहुंच गई भैया। कहाँ हैं आप और हम?
मैं कई चीजों को देखता हूँ कि लोग ना मतलब पुराने हेयर स्टाइल पे ही रहते हैं, हेयर स्टाइल भी अपडेट करने के उनको संकोच, बोले मैं तो ऐसे ही अच्छा दिखता हूँ। अरे यार, आजकल के डेट में कुछ फैशन का जमाना है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप अपने पूरे संस्कृति धर्म धार्म को छोड़ दीजिए, नहीं, मेरा कहना नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन के अनुरूप ढलने की। आप बरसात में छाता लेते हो ना, बरसात में आप स्वेटर तो पहन के ही निकलते कि भैया बरसात है, तो अब ढलते हो ना। अब गर्मी में तो ऐसा नहीं है, मतलब स्वेटर पहन के तो नहीं निकलते या रेनकोट पहन के नहीं निकलते गर्मी में। क्यों ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आप भी जानते हो कि भगवान जिस दिशा, अब एग्जांपल के तौर पर आज के डेट में अगर भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है कृष्ण भगवान आएंगे कि बांसुरी वासुरी और बस पीताम्बर पहन के जाएंगे, तो सामने में गमछा लटका के जाएंगे, ऐसा आएंगे? आपको लगता है नहीं आएंगे यार ऐसा। आज के डेट में अगर कृष्ण आएंगे ना, तो कृष्ण आज के डेट में आज की व्यक्ति के हिसाब से आएंगे, आज के डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो आएंगे। इसके लिए आपने ना ओ माय गॉड मूवी देखा होगा, अक्षय कुमार ना फिर वो बन के नहीं आया, क्वालिटी पूरी भगवान की थी उनके अंदर, उनका जो गुण था पूरा भगवान का था, लेकिन कपड़े तो इंसान के पहन के आया था। कहीं ना कहीं ये बदलाव है। मैं लोगों को भी बोलता हूँ परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। परिवर्तन को अगर आपने स्वीकारा नहीं तो बाद में आपके लिए बहुत अफसोस हो जाए। किसी ने खूब कहा है, डायनासोर ने परिवर्तन को स्वीकारा नहीं था, डायनासोर दुनिया से विलुप्त हो चुका है। एचएमटी ने परिवर्तन को स्वीकारा नहीं था, एचएमटी आज विलुप्त होने के कगार पे। नोकिया ने परिवर्तन को स्वीकारा नहीं, इसलिए नोकिया का कोई तोड़ नहीं था, उसको एंड्रॉइड और आईओएस ने पछाड़ दिया। क्यों? परिवर्तन ही दुनिया का सबसे बड़ा एक पहलू हो सकता है यदि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को परिवर्तित करना चाहता हूं और मैं फिर से डाइवर्ट करना चाहता हूं आज के सेशन की ओर, आप लोगों को लाना चाहता हूं। परिवर्तन ही करना इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को अपडेट कीजिए, बीएसएस जैसा सा बोलता है, सिस्टम जैसे जैसे बोलती है उस हिसाब से आप अपडेट कीजिए, चाहे जो भी एंगल से हो। आज आप सेशन में बैठे हो, आपने टाई कोट नहीं लगाया होगा, परिवर्तन कीजिए। मुझे मालूम है आपको नींद आ रही है, मुझे पता है आपके अंदर थकावट महसूस हो रही है, लेकिन पता है ये परिवर्तन ही तो मांग रही है। यदि अगर आप परिवर्तन करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आधा घंटा कैमरा बंद करके मैं वीडियो में रह लेता हूँ ना, मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन यही तो परिवर्तन है ना, इसको स्वीकार कर लेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। मुझे भी पता है कि आपको कभी कभी अपने आरामदेह बिस्तर को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन आज यदि घर छोड़ के पेन डायरी लेकर बैठेंगे तो परिवर्तन है ना, स्वीकार सही है करिए। सर, सही है सर, सही है सर। अगर आप परिवर्तन करेंगे ना तभी आप अमिताभ बच्चन बन पाएंगे, तभी आपको दुनिया 80 साल की उम्र में भी 35 साल के बच्चे आपके दोस्त होंगे, और ये हो सकता है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज जूम सेशन बाय डोमिनिक। थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं एंड इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सर आप ध्यान देंगे, कंटिन्यू चलते जाइएगा। हमारा पहला स्लाइड की ओर हम आगे बढ़ते हैं और पहला स्लाइड में यदि देखते हैं तो वास्तव में हम इस दुनिया में अनुभव लेने के लिए आए हैं। किसी ने खूब कहा, एक बार कोई व्यक्ति था, उन्होंने भगवान को कॉल करके पूछा, कॉल करके मतलब समझ सकते हो ना, भावनाओं पर जाना, कॉल किया उन्होंने भगवान को बोले भगवान हम लोग को मतलब यहाँ पर क्या इंसानी अनुभव करने, मतलब क्यों आए हैं दुनिया पे? तो भगवान ने बड़े प्यार से जवाब दिया उनको, बेटा हम लोग एक्चुअली में ना देव हैं, हम सब लोग देवता हैं, और हम जब धरती में आते हैं ना तो हम इंसानी अनुभव के लिए आते हैं। इंसानी अनुभव, आप ये मत भूलना, हम यहाँ पर कुछ और कर रहे नहीं, इंसानी अनुभव लेने के आते हैं। जब हम इंसानी अनुभव लेने आते हैं तो इंसान और दुनिया पे ना, यदि भगवान भी, देवता भी तरसते हैं इंसान के जीव को शरीर को पाने के लिए, आपको पता है देवता भी तरसते हैं, वो भगवान से निवेदन करते थे भगवान एक बार मुझे मानव जन्म देना, हमेशा वो बोलते रहते जब वो इस दुनिया में आने को होते हैं। और भगवान उनकी प्रार्थना को बार बार समझ कर ना वो हमको एक किसी गर्भ में हमको भेजते हैं और हम उस दिन हमारा जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं वो हमको जब भेजते हैं तो बहुत सारे प्रोमिसेस लिए होते हैं कि बेटा तू जाके एक्सपीरियंस लेना, तू जाके दुनिया को सीखना, तू जाके समझना, दुनिया कितनी बड़ी जाके देखना। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो उनकी बातों को कुछ दिन तक याद रखते हैं, जनरल 4 महीना 6 महीना, 6 महीने के बाद हम बोलना शुरू करते हैं, साल भर, 1.5 साल, अधिकतम 5 साल तक हम भगवान की बातों को याद रखते हैं और उसके बाद 5 साल बाद भूल जाते हैं। कुछ लोग ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखते हैं, 10 साल तक, और कुछ लोग लाइफ टाइम तक याद रखते हैं। आप देखना छोटे छोटे बच्चों को पूछना बेटा बड़ा होकर क्या करोगे, तो बताओ क्या बोलता है ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, या डॉक्टर तो छोड़ो यहाँ तक भी वर्ड बोलते हैं साइंटिस्ट बनूंगा, या मतलब प्रधानमंत्री बनूंगा, या बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, वो इस टाइप के वर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि वो ना जो प्रॉमिस करके आया वो अभी उसके माइंड से खत्म नहीं है। हम एक्सपीरियंस लेने के लिए आए एक्चुअली, आप समझिएगा, हम जब यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने आए ना तो एक्सपीरियंस लेने के बीच में और हमारे बीच में, जो एक्सपीरियंस लेने आए हैं और हमारे बीच में एक सबसे बड़ा चीज आड़ आ जाता है, वो है ईगो। ईगो आ जाता है हमारे बीच में। ईगो कैसा आता है?
ईगो ऐसा आ जाता है कि यार मैं छोटे बच्चे से सीखूंगा, ये जय मुझसे उम्र में आधा है, पता है, आधा से भी कम है, और ये मुझे गाइड करेगा। पागल है क्या ये? और मैं पागल हूं क्या? यार मेरे बाल धूप में सफेद नहीं है, मैं बड़ा पहुंचा हुआ आदमी। यस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम है आपके बीच में और आपके एक्सपीरियंस के बीच में, यही ईगो। बहुत सारे लोग के अंदर होती है ईगो। बहुत सारे लोग अनजाने में पाल के बैठते हैं, कुछ लोग ना जानबूझकर पाल के बैठते हैं, कुछ लोग थोप कर बैठते हैं, और वो लोग ना कई जगह एक्सपीरियंस लेने के मौके को गंवा देते हैं। मैं एक बार देख रहा था, कोई वीडियो आया था, बहुत पहले वीडियो देखा था, हमारी जो पृथ्वी है ना इत्तू सी है, इत्तू सी पृथ्वी, इत्तू सी है, और सूर्य जो है ना इत्तू सा है। अब मालूम पड़ा जब सूर्य के ऊपर आगे बढ़ता गया ना, तो सूर्य पूरी ब्रह्मांड में चींटी से भी छोटा है। सूर्य पूरी ब्रह्मांड में चींटी से भी छोटा। वीडियो आप लोग गूगल में सर्च कर लेना, यूनिवर्स साइज, ऐसा कुछ डाल के देखना, मिलेगा। अब मालूम पड़ा कि, अब सोच के देखो, जो पृथ्वी जिसमें 8 अरब से ज्यादा लोग हैं और पूरी इतना बड़ा वो है दुनिया है, उसमें पृथ्वी एकदम, अब सूर्य चींटी टाइप का इमेजिन करो, तो हमारा क्या वजन होगा? हम तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ना हम लोग के अंदर ना एक बहुत बड़ा चीज आता है, मैं नहीं करूंगा ना तो इसका काम नहीं होगा। यार यार आप जब थे ना तब भी काम हो रहा था, और आप नहीं होंगे ना तब भी काम हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हम कुछ नहीं है। अब जब हम कुछ नहीं है तो ये घमंड किस बात का? इमेजिन करो, वास्तव में हम इस दुनिया में अनुभव लेने के लिए आए। बहुत बड़ी दुनिया, मैं पता है बहुत सारी चीज को स्टडी करते रहता हूँ, मैं बुक्स पढ़ते रहता हूँ, या फिर मैं कहीं कहीं पर ना कुछ कुछ वीडियोस देखते रहता हूँ, मैं आश्चर्य पड़ जाता हूँ कितना कुछ सीखना बाकी। और सीखना आप तब तक नहीं सकते जब तक आपके अंदर में जो ईगो है वो खत्म नहीं होगा। ईगो का कई रूप हो सकता है। ईगो का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो वाला नहीं, अहंकार वाला ईगो नहीं। ईगो का मतलब होता है मालूम कई प्रकार की चीजें, कि यार मुझे इसकी जरूरत क्या है। गलत है, ये जरूरत है यार, दुनिया गोल है, गोल गोल घूम के आ जाता है आपके पास, गोल गोल घूम के आएगा, जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग भी ना सीखने के लिए तैयार रहिए, एवरी टाइम एवरीवेयर। मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा, एवरी टाइम एवरीवेयर सीखने के लिए तैयार रहिए। अपने दिल दिमाग को ऐसा बना के रखिए कि कहीं से भी लर्निंग के कुछ पॉइंट मिलने वाले हैं तो आपका दिमाग आपको तुरंत कैप्चर करने की आपके अंदर कैपेसिटी हो, या एबिलिटी आपके अंदर वो हो कि आप तुरंत कैप्चर कर पाए। और जब आप ये क्वालिटी अपडेट कर लेते हैं ना, तो आपको ना दुनिया मजा आने लगता है। आपको ना हर, अब बच्चे भी आपके दोस्त नजर आने लगते हैं, बुजुर्ग भी आपके दोस्त नजर आने लग जाते हैं, और आपको हर जगह ना खुशियां मिलने लगती है। ये होता है, ये एक एटीट्यूड का पार्ट है। काइंडली नेक्स्ट। यदि अगर मैं आगे अगर बात करता हूँ ना, तो इसमें मालूम पड़ेगा आपको, सीखना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। आप हमेशा हर जगह सीखने के लिए तैयार हैं, बहुत मजा आएगा जब लाइफ में आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं ना, तो आपको ना फिर आपके अंदर से ना एक छोटे बच्चे का जन्म हो जाता है। और एक छोटे बच्चे को देखना, सब प्यार करना चाहते हैं, सब पुचकारना चाहते हैं, सब उसका खेलना चाहते हैं। यस, जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, आपके अंदर में बदलाव आता है। अपनी अच्छी छवि बनाने और मन को शांत रखने के लिए सिर्फ नजरिया बदलना चाहिए। अच्छी छवि, अब कौन नहीं चाहता है यार। अमिताभ बच्चन के बारे में फिर से एक बात बोलना चाहूंगा। कोई कोई आदमी बोला था कि अमिताभ बच्चन से बात करो तो ऐसा लगता है पान का ठेला वाला आदमी भी ना एक कंपनी का मालक है। हाँ, अब ऐसा क्यों है? वो अच्छी छवि क्यों बनाए हैं? अब ऐसा होता है। नॉट ओनली अमिताभ बच्चन, आप अब्दुल कलाम साहब के एग्जाम्पल, विवेकानंद साहब के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये लोग दुनिया में ऐसी ही हैं। इनको इस तरीके से इनका नेचर रहा है। अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। अब नजरिया कैसे बदलेंगे? नजरिया को लेकर ना मैं थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में बात करता हूँ, तो आपको थॉमस अल्वा एडिशन का पिक्चर दिख रहा होगा। और ये थॉमस अल्वा एडिशन, एक बार की बात है जब उनकी फैक्ट्री में आग लगी थी। काइंडली नेक्स्ट। तो एडिशन जी का ना, जय जी नेक्स्ट करेंगे। यस, थैंक यू। एक बार और नेक्स्ट कर देंगे। तो थॉमस अल्वा एडिशन क्या हुआ, इनकी फैक्ट्री में बहुत, इनका वो बिजली बनाने का, बल्ब बनाने का इनका वो था, फैक्ट्री थी इनकी कंपनी था, बड़ा था। और उस कंपनी में ना एक दिन मतलब कोई कुछ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स रखे, उसमें आग लग गई थी। आग लगने वाला भी दृश्य इसमें दिखेगा। और ये आग लग गई थी, तो आग आग वाला आएगा तो डेफिनेटली। प्लीज नेक्स्ट। तो आग लग गई थी। अब जब आग लग गई थी ना, तो बहुत सारे लोग भागते भागते निकले, थॉमस एडिसन के पास आए। सर, आग लग गई है, फायर ब्रिगेड को फोन लगाइए। और थॉमस एडिसन समझ चुके थे अब कि ऑलमोस्ट 90% जल चुका है, अब बचने के लिए तो कोई संभावना नहीं। तो उसने ना अपने छोटे से बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आ। भागते हुए आया, पापा हाँ बोलिए। जा बेटा मम्मी को तुरंत बुला के लेके आ। तो बोले, पापा आर यू क्रेजी?
हमारी कंपनी में आग लग चुकी है और आप बोल रहे हो कि मम्मी को बुला के लेके, मम्मी क्या करेगी, आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए ताकि हम आग बुझा पाए। तो उन्होंने बोला कि बेटा मम्मी को इसलिए बुला के लेके ताकि मैं उनको बता पाऊं कि देखो भाग्यवान, हमारी आज तक की जितनी भी विफल जो प्रयोग था, जो असफल प्रयोग था, वो असफल प्रयोग आपके सामने आज धू धू करके जल रही है, जब हमको देखने के लिए बुलाना। कैन यू इमेजिन कि क्या एटीट्यूड रहा होगा एडिशन का? डेफिनेट एक आदमी की अगर फैक्ट्री जल रही है, कंपनी जल रही है, तो आदमी तो उसका हार्ट फेल होने की संभावना रहेगी। और ये आदमी का एटीट्यूड ऐसा है कि जाके देखो कि जितनी हमारी बुराइयां थी, जितना हमारे असफल प्रयोग थे, वो सब जल रहे हैं, मम्मी को बुला के देखेंगे। और नो डाउट ये हकीकत है, ये कहानी हकीकत है कि कहानी नहीं है। इस कहानी आग लगने के बाद कुछ दिन बाद उन्होंने फिर नई फैक्ट्री खड़ी की और जितनी भी पुरानी बातें प्रॉब्लम थी उसको सबको उन्होंने दूर किया। नजरिया ही सब कुछ है। आप यदि अगर जैक केलर की बुक पढ़ेंगे, नजरिया ही सब कुछ है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें ऐसा चीज लिखा है कि आप ना गम में भी खुश हो सकते हैं, आप ना सुसाइड करने वाले पॉइंट से आप ना जिंदगी को जीने वाले पॉइंट की ओर बढ़ सकते हैं, यदि अगर सिर्फ आपने एक चीज को बदला, वो है आपका एटीट्यूड, नजरिया। अब नजरिया को कैसे बदल सकते हैं? इमेजिन कीजिए अगर आप किसी के फॉलोअप में गए हैं और फॉलोअप में गए और गलती से उन्होंने आपको मना कर दिया, तो पहला नजरिया तो ये है कि यार इसने भी मना कर दिया, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं पता ही नहीं कि मैं कामयाब हो पाऊंगा। ये पहला नजरिया। सेकंड नजरिया पता क्या हो सकता है? क्या जबरदस्त किस्मत दिया भगवान। सोने की परख तो तभी होती है भगवान जब उसको आग में तपाया जाता है। और आपको पता है मैं खरा सोना हूं, मेरी तपस तो आज शुरू हो रही है। आप सोच के देखिए क्या होगा। अभी ना कुछ दिन पहले मेरे एक ब्लंडर हो गया था, मतलब मिस्टेक, तो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम हुआ था ना, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ भगवान की, ऐसा नजरिया मेरे अंदर उसने डेवलप किया है। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं क्या बोल रहा था मालूम? जरूर भविष्य में कुछ फायदा होने वाला होगा। और ऐसा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। सही आप है सर। जब आप किसी चीज को लेकर हैप्पी रहते हैं, अब नजरिया जब बदलते हो तो मजा आने लगता है। इमेजिन करो आपके घर के सामने बड़ी कीचड़ हो गई, ठीक है, इमेजिन करो, और आपके घर के सामने कीचड़ है, आपके घर के सामने गड्ढा हो गया है। आप क्या बोल सकते हैं? बुरा एटीट्यूड कैसा रहेगा मालूम है? कितना गंदा है यार, मेरे घर के सामने कीचड़ है, पूरे पानी यहीं पर भर जाता है, क्या बताऊंगा। दूसरा, आप कितने एक्साइटेड हो सकते हो, यार बहुत जल्दी मेरा घर पेपर में आने वाला है, मेरे घर के सामने कीचड़ है, इसे पेपर में आएगा। बहुत जल्दी मेरे घर के सामने नया रोड बनने वाला है, क्योंकि बाकी लोग का तो पुराना रोड है, मेरा नया रोड बनेगा। आप जब इस तरीके से एटीट्यूड रखते हो ना, तो आपका ना फिर बीपी नहीं बढ़ता, आपकी ना माइंड सेट बढ़ती है, आपकी बेहतर, मतलब आपके अंदर एक जबरदस्त चीज का विकास होता है, जिसको देखकर लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे। और ये होता है, आप एक बार फील तो करो। आप ना सिर्फ रोना मत शुरू कर दिया करो, जब भी कुछ बुरा होता है फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो इससे तो थोड़ा बाहर आइए, कोशिश तो करो बाहर आने की, थोड़ा चेंज करके सोचो, दिशा बदल के सोचो, 180 डिग्री में घूम के सोचो। जब 180 डिग्री में घूम के सोचोगे तो कुछ अलग नजर आएगा। ठीक है, एक बार की बात है, तो बच्चे लड़ रहे थे बहुत ज्यादा, दोनों को टीचर ने बॉल दिया था, बड़ा वाला बॉल था, एक ऐसा गोल्ड फुटबॉल टाइप का बॉल था, बड़ा सा बॉल था। एक तरफ वो रेड कलर का था, एक तरफ वो व्हाइट ब्लैक कलर का था। तो इधर के लड़के को पूछा बॉल कौन से कलर का है, तो उसने बोला कि सर रेड कलर का है। इधर वाले ने बोला सर गलत बोल रहा है वो, ये तो ब्लैक कलर का है। उसने बोला यार ये रेड ब्लैक का झमेला है, बहुत दोनों झगड़ा करने लग गए, एक बोल रहा है रेड, एक बोल रहा है ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। टीचर ने बोला एक काम करो, अब तुम दोनों अपनी जगह बदल दो। तो रेड वाला ब्लैक की जगह में आ गया, ब्लैक वाला रेड की जगह में चला गया। अब ना ब्लैक वाला बंदा बोल रहा है कि रेड है और रेड वाला बंदा बोल रहा है ब्लैक। इमेजिन। तो सर ने बोला बेटा, हमेशा आपका सही होने से ही आप सर्वश्रेष्ठ या सही हो जाते हैं, सही नहीं, उचित नहीं है। कई बार आपके सही होने से भी दूसरे गलत नहीं होते। आपका सही होना आपकी जगह पे सही है, दूसरे का सही होना उनकी जगह पर भी सही है। अब ये कब आदमी देख पाता है? जब उसका एटीट्यूड सही रहता है। अब एटीट्यूड में ही नेगेटिविटी है हर जगह पर परेशानी। जैसे एक आदमी बोलता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास पैसा नहीं आता, मेरी तो टीम ही नहीं बनती, लगता है मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं। जब तेरे अंदर में, तेरे इनपुट पे, प्रोग्रामिंग में ही प्रॉब्लम है, तो आउटपुट पे प्रॉब्लम रहेगा ना गुरु। समझ सही है रहे सर। हो? जब तू डालेगा नीम और सोचेगा गन्ना रस निकल जाए, अरे भैया नीम डालेगा तो नीम का रस निकलेगा, गन्ना रस थोड़ा ना निकलेगा।
अब तू गन्ना डाल, फिर गन्ना रस निकलेगा। सिंपल है, लॉजिक है। अब तेरे अंदर है भर के रखा कचरा, अब सोच रहा है कि अच्छा चीज मिल जाए। हाउ इट इज पॉसिबल अच्छा चीज मिले? अब आपका टीम नहीं बढ़ रहा ना, तो ये कचरे का कारण है। थॉमस एडिसन की बात को याद रखना, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, देखो बड़ा प्यारा डायलॉग, नजरिया बदले नजारे खुद ब खुद बदल जाएं। यकीन मानो, कभी बारिश हो रही है ना, तो कीचड़ का मजा लेके देखना, नजारे ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। क्या कीचड़ है, मजेदार सही है। है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ। चलो, आपकी कामयाबी आपके समर्पण बुद्धिमत्ता पर निर्भर है। देखिए क्या होता है, कुछ लोग ना काम कैसे करते हैं मालूम? काम सिर्फ ऐसे करते हैं कि जान छूटे। मैं मतलब कई लोग सरकारी नौकरी में है, माफ कीजिएगा, मैं कई लोग को देखता हूँ ऑफिस में ना, वो चाहे तो कर सकते हैं, 2 मिनट का काम रहता है, लेकिन वो जब तक 2 दिन नहीं घुमाते ना, तब तक उनको सुकून नहीं मिलती। अब कई लोग घुमाते होंगे तो भाई सीख जाओ, मत घुमाना यार, हमारे ऐसे लोगों की व्यथा भी समझो, हमारी पीड़ा भी समझो, हम लोग भी बहुत तकलीफ में रहते हैं जब आप 4 बार घुमाते हो उसको। और यदि अगर आप नहीं घुमाते तो आपके लिए तो तालियां बननी चाहिए, है ना? तो कई लोग ना इसे और बोलते हैं कि ना, घुमाने वाला आदमी क्या बोलता है कि मेरी प्रमोशन हो जाए। जब तू खुद डेडिकेट नहीं है अपने काम को लेकर, तो तेरे ऊपर भगवान कैसे फिदा हो? तू भगवान पर तो पहले फिदा हो जाए, फिर भगवान तुझ पर फिदा हो। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी है। जय जी, मेरी कहानी पूरी आगे बढ़ते जाएंगे आपकी उंगली पर ना। तो एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी होते हैं। नेक्स्ट, ये बुजुर्ग शख्सियत थे, इनके 3 बच्चे थे, और इनके तीनों बच्चे ना एक सीप कंपनी में काम किया करते थे। नेक्स्ट करेंगे। तो ये तीनों के तीनों लड़के ने एक पढ़ाई करी थी। एक पढ़ाई करने के बाद ये तीनों के तीनों एक सीप कंपनी में काम करते थे। एक दिन पापा उनसे मिलने के लिए आए और तीनों के बारे में पूछा कि तुम्हारी क्या क्या तनख्वाह है। तो तीनों की तनख्वाह कुछ इस तरीके से नजर निकल के आई। एक का तनख्वाह था, नेक्स्ट करेंगे, एक का तनख्वाह था 30,000 रुपए, एक का तनख्वाह था 50,000 रुपए, और एक का तनख्वाह था 1 लाख। तीनों ने सेम पढ़ाई करी, सेम डिग्री लिया, सेम सब चीज किया, लेकिन तीनों की तनख्वाहें अलग अलग। पापा को बड़ा आश्चर्य लगा, यार ये कैसा हो गया, तीनों बच्चे ने सेम पढ़ाई किया, सेम डिग्री डिप्लोमा इनके पास, लेकिन एक को 30, एक को 50, एक को 1 लाख मिलता है। मैं जाता हूँ इसके मालक के पास। वो पहुंच गए उनके मालक के। मालक को जाके बोले कि भैया ये तो तुम ज्यादती कर रहे हो यार, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को तनख्वाह सेम मिलना चाहिए, तीनों ने सेम पढ़ाई करी है, सेम क्वालिफिकेशन है, परसेंटेज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो तीनों को अलग अलग तनख्वाह क्यों देते हो? तो बोले कि एक काम करो ना मिश्रा जी, आप ये सवाल मत करो मेरे साथ, बैठ जाओ मेरे साथ एक दिन दिन भर कंपनी में। और बैठ गए। और बैठने के बाद ना पापा साहब बोले चलो मैं बुलाता हूँ इन तीनों को कि कुछ काम है। तो उन्होंने ना तीनों को आवाज लगाई। तीनों को आवाज लगाने के बाद तीनों आए और उनको ऑर्डर दिया। नेक्स्ट करेंगे, ऑर्डर दिया कि एक सीप है बेटा, उस सीप में ना कुछ प्रोडक्ट आए हैं, कुछ सामान आए हैं, जाओ उनको देखो, उनकी इंक्वायरी करो, उनका क्या क्या मेजरमेंट है, क्या क्या मैनेजमेंट है, देख के आओ। वो तीनों के तीनों निकल गए। तीनों के तीनों जब निकले, तो तीनों के तीनों जब निकले ना, तो पहला वाला जो बंदा हाथ दिखा रहा है आपके सामने दिख रहा है, वो सिर्फ 1 घंटे में लौट के आ गया। 1 घंटे में लौट के आया, और 1 घंटे में लौट के आया, और अब बोला अपने मालक को कि मालक, वो जो वो है ना, वहां पर ना कुछ टीवी फ्रिज हैं, और कुछ एलईडी टीवी भी नजर आ रहे थे, और कुछ कंप्यूटर भी नजर आ रहे थे, उसमें बहुत सारे थे, और वो सब नजर आ रहे थे। तो और कुछ नजर आया? मालक ने पूछा। बोले नहीं, कुछ नजर नहीं आया, इतना ही बस था वहां पर। ठीक है बेटा तुम जाओ। थोड़ी देर बाद वो लंबा वाला जो दूसरा नंबर का बंदा दिख रहा है वो पहुंचा। वो तकरीबन 3 घंटे बाद आया। तो वो बोलता है कि साहब उसमें ना तकरीबन 140 फ्रिज है, और कुछ 95, इस तरीके से उन्होंने कुछ नंबरिंग बताई, इतना इतने सारी चीजें। तो तुमको कुछ और नजर आया? नहीं सर, इतना ही नजर आया, मैं पूरी काउंटिंग किया, बराबर था, हिसाब किताब एकदम प्रॉपर मैं निकाल के आया हूँ। ओके, और कुछ समझ आया? बोले नहीं, समय आता तो सर मैं कर लेता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका लेकिन तीसरा वाला बेटा जो अभी तक लौटा नहीं था, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बज गए, लौटा नहीं। रात को 8 बजे, नेक्स्ट करेंगे, रात को 8 बजे वो पहुंचा। बड़ा खुश होकर पहुंचा, और खुश होकर पहुंचा, बैग 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 बैग। यदि खुश होकर पहुंचा, उसके बाद ना आगे पूछा कि भाई तुमको इतना लेट कैसे हुआ? तब उसने जवाब दिया कि सर एक्चुअली आपने जो सुबह काम सौंपी थी ना, वो थोड़ा लेंदी काम था, तो ज्यादा काम था उसका, और उस काम पे ना मुझे ज्यादा टाइम लगे। एक्चुअली वहां पर ना 150 फ्रिज थे, 240 कूलर्स थे, 195 एलईडी टीवी थी, और 85 कंप्यूटर थे।
और आगे बढ़ाएंगे। जिसका हमने कुल 18 लाख में मैंने खरीद लिया। मैं चूंकि देखा आप व्यस्त हैं तो मैंने आपको फोन करना उचित ही समझा। वो रेट तो 35 लाख बता रहा था, लेकिन मैंने उसे बार्गेनिंग करी और 18 लाख में खरीदा। और तुरंत ही इसके ग्राहक को देखा कि कोई इसका ग्राहक मिल जाए। मैंने उसको ग्राहक ढूंढा, ग्राहक मिला भी, और मैं उसे जल्द बेचने का मैंने निर्णय ले लिया और जल्द बेचा। मैंने मेसर्स श्याम एंड सन्स कंपनी को मैंने 26,50,000 में 18 लाख के सामान को हाथों हाथ बेच दिया। और आज हमारी कंपनी को सिर्फ आज का फायदा जो मुनाफा निकला वो 8,50,000 का आज का मुनाफा। और ये ब्रीफ केस में ये 8,50,000 रुपए हैं। आप इसको रख लीजिए। इस बात को देखकर उसके पिताजी हैरान थे और उसके मालिक ने बड़े मुस्कुराते हुए उनके पापा की तरफ देखा। शायद पापा जी कोई चीज समझ चुके थे कि क्यों किसका सैलरी 30,000 है, क्यों एक का सैलरी 50,000 है और क्यों एक का सैलरी 1,00,000 रुपए है। शिक्षा, औसत काम से औसत परिणाम मिलते हैं। शानदार कामयाबी के लिए अच्छे से और बेहतरीन कार्य करने की आवश्यकता होती है। आप और हम भी लोग ना दोस्तों इन तीनों में से किसी न किसी एक कैटेगरी में आते हैं। आप खुद का परीक्षण कीजिए, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? आप क्या तीसरे नंबर की कैटेगरी में, पहले नंबर में हो या दूसरे नंबर? कई लोग को जब आपके अपलाइन जब आपको कुछ काम देते हैं ना कि ये काम कर लेना, तो आपसे ना वो उम्मीद करते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ दीजिए अपने। कई लोग तो जान छुड़ाओ। सीनियर ने बोला ग्रुप मीटिंग बस लेना है, तो ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दो। 4 लोग बैठे, 5 बैठे, मैंने तो लेना है। और फिर ग्रुप मीटिंग में 3 लोग बैठते, उसका बोलते हैं कोई आया नहीं था ना मैडम ग्रुप मीटिंग में, हम क्या करें? तो भाई तेरा सैलरी 30,000 रहेगा ना। और फिर तू उम्मीद करता है कि मुझे 1,00,000 मिले। आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला गया था, आपने कितना इनवाइट किया? लिस्ट कितने का बनाया आपने? इमेजिन करो कितने का बनाया। और आप उम्मीद करते हो अच्छा अभी प्री लॉन्चिंग हो रही है, क्या आपने कोशिश करी 100% कि मैं प्री लॉन्चिंग का हिस्सा बनूं? नहीं, आप तो यार बस है कि होगा तो ठीक, तो फिर आपको 30,000 ही मिलेगा ना भाई। ये तो आप पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कौन रोका है यार? एक कुत्ते को देखना, जब भौंकता है ना तो पूरी एनर्जी लगा के भौंकता है। जब प्यार करता है तो पूरी एनर्जी लगा के प्यार करता है। जब वो खाना खाता है तो पूरी एनर्जी लगा के खाना खाता है। जब वो किसी से लड़ता है तो पूरी एनर्जी लगा के लड़ता है। आगे क्या बोलूं मैं? हाँ, क्या हम इंसान है ना यार, 84 लाख योनियों के आते, क्यों सर्वश्रेष्ठ देने के लिए सोचते? सर्वश्रेष्ठ देने में क्या टैक्स लगेगा? आज आपके अपलाइन ने अगर आपको कुछ काम सौंपा, कुछ आपको डेडिकेशन की बातें करी, आपने क्यों डेडिकेट किए हुए? आप बोलते हो कि मेरे सीनियर मुझे कोर टीम का हिस्सा बनाए। आपको अगर बोला गया कि सीनियर ने 100 इन्विटेशन करो, करते हो? आपको बोला अपलाइन ने कि आज पूरे फॉलोअप निपटाना चाहिए, आपके अंदर वो डेडिकेशन होता है कि रात जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने अपलाइन को बोला हूं कि आज 6 के 6 फॉलोअप निपटाऊंगा, तो उसको ढूंढ के निपटाऊंगा, मेरा कमिटमेंट है। सोचा आपने? फिर आप बोलते मेरी सैलरी बढ़ा, बढ़िया, बढ़ेगा आपका सैलरी, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, मैं पहले की स्लाइड को लेकर एक और छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। हम कर सकते हैं यार, हम कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ जान छुड़ाव के लिए काम मत करो यार, कि यार जान छूटना चाहिए बस। आप हमारे एम्प्लॉय छोड़ना है यार। आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से मत जोड़ें इसको, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी जोड़िए, पर्सनल लाइफ में भी जोड़िए। सच्ची बता रहा हूँ, आप अपने परिवार में भी जोड़िए इस बात। आपके बच्चे ने कुछ कहा, आपको पापा ये काम कर देना, आपने एक कोशिश बस करी, नहीं किया आपने पूरा। या आपके पापा ने बोला कि बेटा ये काम कर देना, आपने एक कोशिश बस करी, पूरा नहीं किया। और कौन से एंगल से आप ऐसा कर रहे हैं? कौन से एंगल से कामयाब होंगे? नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, सब जगह लागू है। अब ना इसी कहानी से ना जुड़ता हुआ एक छोटी सी बात आती है, जान पर आने से असंभव लक्ष्य भी संभव हो जाता है। सही है सर, सही है।
कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ देते भी क्यों नहीं हो मालूम है? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आप पर ना सेफ शॉप जान पर नहीं आई है। जान पर नहीं आई है मतलब समझ रहे हो कि आपका ना ये ऐसा नहीं है कि लाइक ऑक्सीजन। जब कोविड के दौरान सिलेंडर नहीं मिल रही थी ना, तो लोग एक एक सिलेंडर को 1-1 लाख 2-2 लाख में खरीदे हैं, 5-5 लाख में खरीदे। एक दे दे भैया, जान पर आई थी ना। और आज वही 250 रुपए का सिलेंडर लेते नहीं आदमी। वह 250 रुपए का सिलेंडर है क्या? पागल है क्या? लोग स्टोर कर करके रखे थे अपने घर में कोविड के दौरान। क्यों? जान पर आई थी। ये एक कहानी देखना, एक छोटा सा एक बंदा है, सेल्समैन था वो, और वो सेल्समैन ना हमेशा पुअर परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस वाला खराब था, बैक करेंगे बैक, उसका परफॉर्मेंस हमेशा खराब रहता था, वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करता था। मतलब ना नंबरिंग होती थी ना, तो 100 नंबर में उसका नंबर हमें 70 60 65 इसी में होता था, वो कभी नंबर नहीं। तो एक बार ना कुछ दिन बाद ना एक ऐसा भी समय आया कि वो ना सेल्समैन ऑफ द ईयर बन गया। वो देखो सेल्समैन ऑफ द ईयर बन गया, भयंकर एक्साइटेड, सेल्समैन ऑफ द ईयर। अब ना इसको पूछा गया नेक्स्ट करेंगे सेल्समैन ऑफ द ईयर, तो उसको मिला सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। बड़ा एक्साइटेड हो गए सब लोग, पूरी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई। उसको पूछने लगे कि भैया आप सेल्समैन ऑफ द ईयर बने कैसे? 60-65 नंबर आपकी रैंक होती थी और आप सेल्समैन ऑफ द ईयर बन गए, टॉप में आ गए। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, नेक्स्ट करेंगे और एक बार नेक्स्ट करेंगे। उसने ये जवाब दिया, मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं सेल्समैन ऑफ द ईयर कैसे बन गया। मेरे हाथ में तो रोज मेडिकल का बिल मेरे हाथ में होता था। एक्चुअली ये कहते हैं आगे कि मेरी वाइफ का तबीयत खराब होता था, उसको हॉस्पिटल मैंने ऐड कराया था, और हॉस्पिटल में जब मैंने एडमिट कराया तो उसका हर दिन का बिल निकल के आता था कि आज का बिल इतना हुआ, आज का बिल इतना हुआ, आज का बिल इतना हुआ, आज का बिल इतना हुआ। और मेरे पास सिर्फ सेल के अलावा कोई और काम नहीं था, तो मजबूरियां ये होती थी कि इधर बिल मेरे सर ना चढ़ जाए, इसलिए मैं सेल करके बिल के ऊपर हावी हो जाऊं, बिल को अपने ऊपर हावी ना हो। क्या बात है सर, समझ गए। कहीं ना दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई भी चीज आपके जान पे आती है ना, तो असंभव लक्ष्य भी संभव कर जाते हैं। सीमा कश्यप मैडम के लिए मैं तालियां चाहूंगा, जान पर आई थी उनकी बात कि कमिटमेंट पूरा नहीं की मैं तो क्या होगा। 140 पास का कमिटमेंट था, 150 से ज्यादा पास की क्लोजिंग डे मारा हूं, सही है सर। जान पर आई थी। अब ये हम सब पर भी लागू हो सकता है, लेकिन होता क्या है पता है, हम लोग ना बस जान पे क्यों। आदमी पता है एक्सरसाइज तब करना शुरू करता है गुरु, जब ना एक आध बार ना ईसीजी होती है उसकी, ईसीजी टेस्ट होगा, जब 15-20 को वायर लगेंगे छाती के ऊपर, हाँ अब वॉक करूंगा। इससे पहले जितना ऑयल खाना है खा, भर ऑयल को। अचानक एक दिन आता है, फिर आती है अब नहीं, अब ना सुबह उठ के योगा करूंगा। जाग बेटा, तू अभी जागने के लिए पैदा, जान पर तो अभी है ना तेरी। सही है सर, सही है। क्यों है ये? जान पर आने का इंतजार क्यों करना यार? जान पर मत आने दो यार। सेफ शॉप ऑलरेडी जान को जहां जिंदगी बनाने के लिए मिली है यार, मरती हुई जिंदगी को। आप पता है मैं कल ना मेरे बच्चे का तबीयत खराब था, मैं एक क्लिनिक में लेके गया। उस क्लिनिक के डॉक्टर का मैं शेड्यूल बताऊंगा। वो सुबह 6 बजे घर में पेशेंट देखना शुरू करते हैं 10 बजे तक। इसी बीच में टाइम चुरा के नहाते धोते ब्रेकफास्ट करते हैं, 10 बजे क्लिनिक जाते हैं, 2 बजे तक क्लिनिक में बैठते हैं, फिर वो 2 बजे घर आते हैं, 2 से 4 बजे 5 बजे तक रुकते, 3 घंटा रेस्ट करते हैं। और उस रेस्ट करने के दौरान भी लोग घुस जाते हैं, सर अभी हमारा चेक कर दो, अभी हमारा चेक कर दो, अभी हमारा चेक कर दो। शाम को 5 बजे क्लिनिक पहुंचते हैं, 9 बजे तक क्लिनिक में बैठते हैं। और मैं बताता हूँ आश्चर्य लगता है कि 9 बजे के बाद भी उनके घर में लोग तैयार खड़े रहते हैं कि हमारा टेस्ट कर दो, हमारा चेकअप कर दो। ये डॉक्टर एक दिन का कितना कमाता है इसके बारे में थोड़ा आंकड़ा में बताऊंगा। मैं जो अनुमान लगाता है, एक दिन का तकरीबन 40-50 हजार रुपए पर डे कमाते हैं। इमेजिन करो 50 हजार रुपए, दिखने में तो साउंड इनकम है, फाइनेंशियली साउंड पर्सन है ये, बट साइड से देखो आप इनको, इनकी लाइफ को देखो, कहाँ है इनका लाइफ, पूरी तरीके से इंगेज है। इनको छुट्टी बिताने के लिए टाइम नहीं है, बच्चे के साथ मार्केट में जाने का टाइम नहीं है, पत्नी के साथ चौपाटी में खड़े होकर गुपचुप खाने के लिए टाइम नहीं है। पैसे तो बहुत कमा रहे हैं समय। डायमंड ऐसा नहीं होता, डायमंड पैसा भी तगड़ा पीटता है। पीटता है मतलब अंदर कमाता है, पीटता है मतलब थोड़ा चालू लैंग्वेज हो गया था। पैसा जबरदस्त कमाते हैं और उसके बाद जबरदस्त लाइफ को एंजॉय करते हैं। 24 आवर्स इनके पास टाइम होता है। क्यों डायमंड बनना क्यों चाहते हैं? इसी तो डायमंड बनना चाहते हैं।
इमेजिन करो, डायमंड पूरी दुनिया का छटा हुआ काम है यार, सबसे बेहतरीन कारोबार है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी आने पर आपकी अगर जान पे नहीं आ रही है और आप आराम से, आपकी जान पे आने के लिए तो हम बेसिस की पूरे रूपरेखा तैयार करते हैं कि जान पे आए, किसी भी एंगल से जान पे आए, आप समझिए हमारी बातों को, आप हमारे हिसाब से भी अगर काम कर लोगे ना तो भी आपका डायमंड 2 से 3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, तो भी आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। कितने लोग को गुंज में बैठाने का टारगेट बनाया हमने? कितने? 5। और आप बोलेंगे कि मैं 2 साल से सिल्वर क्यों? बनाया तो नहीं था टारगेट 5 का, जब बनाया ही खुद 5 का टारगेट है तो रो क्यों रहे? फिर टारगेट रखना यार, 50 को बैठाऊंगा, है ना 1.5 महीने, उतरना मैदान में, खुद से कदम उठाने की हिम्मत नहीं हो रही और बोलते मैं 1.5 साल हो गए कुछ नहीं होता। क्या बोलूं मैं? सही है सर, क्या बोलूं? सही है सर। पता है हमारी तो जान पे आई थी और हम काम करना चाहते हैं, सपने हैं, डायरेक्ट सेलिंग एक बार डायमंड बन जाए सब सब, मतलब ऐसा लगता है कि 100 पुण्यों का फल एक साथ मिल जाए। जान पर आना चाहिए, उम्मीद करता हूं जान पर आएगी, आगे बढ़ाएंगे। हाँ, निरंतरता ही कामयाबी की कुंजी है। अब जान पर भी आ गई, अब ठीक है सर, अब देखो मैं तहलका मचाता हूँ, अब तो आग लग जाएगी, अब ना आग लग जाएगी, तो निरंतरता ही कुंजी, इसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपके अंदर आग लग गई उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है मालूम? निरंतर हमारे साथ चलना है 2 से 3। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में एक शख्सियत रहते थे जिसका नाम था राम। वो राम बड़ा आस्तिक था, भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करता था, वो हमेशा भगवान पर आस्था रखता था, बहुत अच्छा आदमी था वो। और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था श्याम। वो जो है ना साला हमेशा ना राम का टांग खींचने में लगा रहता था, उसको लगता था कि राम को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, बस यदि अगर वो कुछ भी करेगा उसके काम में तो मैं आड़े अड़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। एक दिन कामयाबी की चाह को लेकर राम गए बाबा जी के पास। एक बाबा जी बैठे हैं बढ़िया, देखो बाबा जी के पास गए और बोले बाबा जी मुझे आगे बढ़ने का कुछ गुरु मंत्र दे दीजिए, जैसे हम लोग भी गुरु मंत्र देते हैं ना, गुरु मंत्र 2.1, गुरु मंत्र 2.2 अभी देते हैं, वैसे ही गुरु मंत्र लेने के लिए बाबा जी के पास पहुंचे। अब बाबा जी के पास पहुंचे ना तो बाबा जी उनको बोले कि बेटा वो सामने के जो नदी के उस पार वाली जो मंदिर है शिव जी का, ये शिव जी का मंदिर दिख रहा है आपको, उस शिव जी के मंदिर पे ना तुझे हर दिन दिए जलाना है, और दिए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जलानी है। यदि अगर तू दिए जलाएगा तो एक दिन भगवान तेरी हर मनोकामना पूरा कर लेगा। अब ये श्याम जो है ना मंदिर बाबा जी की बात को कान लगा के सुन रहा था। श्याम के मन में एक आई खुरापाती आइडिया आया, और आइडिया ये आया कि साला जैसे ही राम दिया जलाएगा मैं दिया बुझाने जाऊंगा, देखता हूँ भगवान भी कैसा प्रकट होता है। साला दिया जलने से नहीं दूंगा मैं, ये दिया जला मैं बुझा के हूँ। और सिलसिला शुरू भी यही हो गया। इधर ना राम निकले सुबह घर से दिया जलाने के लिए, ये श्याम उससे पहले उठ के इंतजार करता है कि ये जाएगा दिया जलाएगा मैं जाऊंगा दिया बुझाऊंगा, जलाएगा मैं बुझाऊंगा, जलाएगा मैं बुझाऊंगा, जलाएगा मैं बुझाऊंगा। शुरू हो गई इनकी कहानी। 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, दिया जलाए ये बुझाया, दिया जलाए बुझाया, दिया जलाए बुझाया, मस्त चल रहा था। लेकिन एक दिन ना बहुत बारिश हुई, बरसात का मौसम आ गया, सावन का महीना आ गया। सावन का महीना आया, नेक्स्ट करेंगे। तो सावन का जब महीना आया ना तो आगे नेक्स्ट करेंगे। सावन का महीना आया, भयंकर बारिश, भयंकर बारिश, भयंकर अति बारिश हो, तूफान आने लग गई, नदी में बाढ़ आ गई। अब इस दिन ना श्याम भगवान को देखा और बोला, दूर से मंदिर को देखा, नदी की इस तरफ खड़े खड़े होकर देखा कि यार भगवान आप तो जानते हैं नदी में तूफान आई है, यदि अगर मैं दिया जलाने आऊंगा तो बह जाऊंगा, इसलिए मेरी प्रार्थना को यहीं पर स्वीकार कर लीजिए भगवान, आज दिया जलाने नहीं आऊंगा। और वो दिया जलाने नहीं गया। इस दिन ना तकलीफ ये थी कि श्याम उठने में देर हो गया था। इस दिन ना बारिश बड़ी लेट हुई, भयंकर देता कोई श्याम उठने में लेट हो गया। जब ये देखा तो इधर से श्याम राम वापिस आ रहा था, और जब राम वापिस आ रहा था दिमाग खराब श्याम का, श्याम से रहा नहीं गया, तो साला पक्का भगवान प्रकट हो जाएगा, दिए जला के वापिस आ रहा है, बड़ा देर हो गया, दिए जलते भगवान प्रकट हो जाएगा। ये देखा बारिश चल रही थी, भागना शुरू किया, नदी के सामने गए, नदी में उफानें चल रही थी, लहरें हिलोर रही थी। उसके बाद भी श्याम आओ देखा ना ताव पानी में कूदा, पानी में जैसे भी कूद के तैरते हुए पहुंचा मंदिर में। मंदिर में जब देखा तो वहां पर कुछ दिया नहीं था। इसका दिमाग खराब, साला दिया नहीं है। लेकिन अचानक क्या होती है, शंखनाद होने लगता है, गर्जना होने लगती है,
और पहाड़ गरजने लगते हैं, पानी तूफान बढ़ने लगते हैं, और अचानक डमरूधारी शंकर भगवान अपने जटा लेकर डमरू बजाते हुए, शंखनाद होते हुए सामने से खड़े हो जाते हैं। डम 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 डमरू बजते हुए, और शंकर भगवान जब सामने खड़े होते हैं तो ये श्याम वहीं पर रहता है। श्याम देख के शंकर भगवान को डरता नहीं है, हंसने लग जाता है। हंसते हैं, बोलते हैं भगवान गलत आदमी के सामने आप प्रकट हो गया, मालूम है मैं एक्चुअली दिया जलाने वाला नहीं हूँ, मैं दिया बुझाने वाला हूँ, आप गलत आदमी के सामने प्रकट। भगवान भगवान उसकी मासूमियत को देखकर हंसे और मुस्कुराए, और एक वर्ड बोले, मुझे पता है बेटा तू दिया बुझाने वाला है, मांग तुझे क्या चाहिए। बोले भगवान पागल वागल हो गया क्या, वो दिया जलाने वाले का आशीर्वाद देना चाहिए, दिया बुझाने वाले का आशीर्वाद दे रहे। भगवान बोले बेटा ये सब आडंबर से है, मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो बोले भगवान सही में मुझसे खुश हो। बोले क्यों खुश क्यों हो, पहले तो बताओ। तब उसने कहा कि बेटा मैं दिया जलाना या नहीं जलाने से कोई कंसर्न नहीं करता, मैं तो उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाता हूँ कि कौन निरंतर मेरे दरबार पे आ, कौन निरंतर मेरे साथ मेरे मेरे पूजा अर्चना पे, कौन निरंतर मेरे पास आ। माय डियर फ्रेंड्स, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यस सर। यदि अगर आप बीएफएफ में निरंतर बने, हर परिस्थिति में टिकने का एक बार साहस तो बनाओ यार। गुंज मेगा शो हो रहा है, टिक तो जाओ यार। फ्राइडे का ट्रेनिंग है, टिक तो जाओ यार। संडे का सेमिनार, टिक तो जाओ यार। कोई भी ग्रुप मीटिंग है, टिक तो जाओ यार। कितना भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, घर में कुछ काम है, एक बार उस काउंसलिंग मीटिंग में जाना है, टिक तो जाओ यार। प्री लॉन्चिंग में आने के लिए 10 या 25 पास भी लेना पड़ेगा, टिक तो जाओ यार। अगर आपने टिक गए ना तो भगवान शंकर आपके सामने डमरू लेकर आएंगे दोस्तों, और वो आपको सर्व चीज से धन्य धान्य से परिपूर्ण कर डायमंड बना। सही है सर। टिक तो जाओ, निरंतर चलिए। अब दोस्तों आखिरी स्लाइड की ओर बढ़ता हूं मैं। आखिरी स्लाइड में बड़ा प्यारा स्लाइड है। संकल्प यही रखना है कि जीवन में कभी काश नहीं बोलूंगा। आज दोस्तों एक चलते चलते मूवी आई थी, देखना, शाहरुख खान का यार। वो पिक्चर में बंदा ने कभी काश नहीं बोला। सच्ची बता रहा हूँ, मेरा अगर बस चले ना तो मैं टॉकिंग में ना पेन डायरी लेकर बैठूं। कई इतने प्यारे प्यारे डायलॉग रहते हैं, लिखने के लायक रहते हैं। सच्ची सही बता है रहा सर, हूँ, सही है सर, एकदम परफेक्ट। वो डायलॉग है कि काश नहीं बोलूंगा। आप भी यही संकल्प रखना, संकल्प यही रखना है कि जिंदगी में कभी काश नहीं बोलूंगा। गूंज, यदि अगर मैं गूंज के बारे में बात करता हूं तो नेक्स्ट करेंगे गूंज द साउंड ऑफ सक्सेस। हमारा मेगा इवेंट होने वाला है। बीएसएस ही नहीं दोस्तों, सेफ शॉप के इतिहास में सबसे बेहतरीन मेगा शो होने वाला है। और नॉट ओनली सेफ शॉप बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन सेफ मेगा इवेंट आप देखने वाले हैं आने वाले 16 अप्रैल 2023। मैं अब आप लोग को बोलना चाहूंगा दोस्तों, इतना बड़ा इवेंट आपके सामने हो रहा है। अगर इतना बड़ा इवेंट आपके सामने हो रहा है तो आज आपके पास टीम बनाने का मौका है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, आज नहीं तो आखिर कब टीम बनाऊंगा? खुद से सवाल पूछ, कब बनाओगे आप टीम? मेगा शो में जो पावर हब है, पावर हाउस है, उस पावर हाउस में लोगों को एनर्जेटिक करने का इससे बेहतरीन कुछ नहीं मौका मिलेगा। उसके लिए भी आप 2 पास 5 पास की बात कर, और फिर बोलोगे मेरी टीम नहीं बन रही। आज नहीं तो आखिर कब टीम बनाओगे? कब? नेक्स्ट, आज नहीं तो आखिर कब जुनून दिखाओगे? सही है सर। करो सवाल अपने आप से। ये मेगा शो साल में एक बार होता है, महा मेगा शो। दिस इज नॉट मेगा शो, दिस इज ग्रैंड मेगा शो। और ग्रैंड मेगा शो साल में एक बार होता है, उसके लिए भी आप अपने कमर नहीं कस रहे। जितने लोग जाएंगे सर उतने ही चले। मेरे तो इनवाइट ही नहीं बैठते सर, क्या करूं? कब दिखाओगे जुनून? सवाल खुद से कर यार, इससे मत कर। आज नहीं तो आखिर कब मेरे सपने, और कब सपने जाएंगे? तू भी चाहता है ना यार, ये तेरा साड़ू भाई है, वो एक कार लेके आया है स्विफ्ट डिजायर, तू चाहता है ना मर्सिडीज में, चाहता है ना, तो फिर जाग क्यों नहीं रहे?
आज तेरी पत्नी 2,500 या 5,000 या 10,000 सोना छोटा मोटा पहनती, तो चाहता है ना उसको एक 9 लाख का हार दिला, तो फिर कदम क्यों नहीं उठा? आज नहीं तो आखिर कब मैं अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाऊँ? तब समझोगे अपने जीवन का उद्देश्य। भगवान ने आपको पता है आपकी नौकरी क्यों छोड़ाई कि आप सेफ शॉप में जुड़े, आपको दुनिया के हर काम से हटाकर यहाँ पर क्यों लाके बिठाया कि आपका ना नियति यहाँ से बेहतर बन सके, वो आपके उद्देश्य के करीब आपको लाना चाह रहे हैं और उसके बाद भी आप अपने उद्देश्य को समझना नहीं चाह रहे और बोल रहे हो कि मेरी जिंदगी बनी। कब? आगे? आज नहीं तो आखिर कब मैं अपने टीम का विजन क्लियर करूँ? आपकी बात नहीं सुनती, आपकी प्रॉब्लम में बात करती है। कब? कब जगाओगे अपने टीम को? मौका तो यही मिला है ना कि अपने टीम को लेके आओ गुंज मेगा शो में, और गुंज मेगा शो में लेकर आने के बाद टीम के अंदर वो आग भर दो कि टीम हरदम हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। और जब वो मौका है तो आप खुद कब? आज नहीं तो आखिर कब मैं अपने परिवार के चाहतों को अपना लक्ष्य में बदलूं? परिवार आपसे बहुत उम्मीद करती है राजा, सच्ची में बहुत उम्मीद करती है। परिवार की आप ना उम्मीद हो, आखिरी उम्मीद हो, आखिरी की याद हो, और उनकी उम्मीद उनकी चाहतों को आप अपना लक्ष्य बना नहीं पा रहे हो। कब बनाओगे यार? बना ले भाई, अपना लक्ष्य बना ले उनकी चाहत। अपने बच्चे जो बोलता है ना पापा मेरे लिए एक रेंजर साइकिल लेना, बना ले उसकी चाहत। कसम खा कि सबसे 5,000 कमाऊंगा बच्चे के लिए ना, उसके लिए साइकिल से टॉप कमा के लिए अपना टारगेट बढ़ाओ कि मैं गुंज में 50 लोग का कमिट था सर 150 बैठाऊं। बोलना यार, बड़ी बातें कर, बड़ा सोच, बड़ा कदम उठा। अगर कामयाब होना है तो बना ले यार अपने आप। आज नहीं बनाएगा भाई तो काश बोलना पड़ेगा। आज नहीं तो आखिर कब मैं टीम वर्क का मीनिंग समझूं? कई लोग ना 3 साल 5 साल हो गए हैं फिर भी फील्ड में घसीट रहे अपने आप, और एक वर्ड बोलते हैं कि हमारी तो नियति ऐसी है। गुंज तो कर रहे हैं ना आपके सामने, बढ़ाना है यार टीम को, बैठाना नहीं है टीम, कर 1 to 1, कर फॉलो अप, कर ग्रुप मीटिंग, जो कर सकता है कर। पास भेज लोगों को, जब मेगा शो में लाएगा तब तो वो लोग टीम वर्क का मीनिंग समझेंगे। जाग गया, जाग गया भाई, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग। आज नहीं तो आखिर कब मैं अपने नाम का एक विशाल साम्राज्य बना पाऊंगा। डायमंड बनना मतलब होता है अपने नाम का इतिहास बना देना यार। 7 पीढ़ी आपके नाम को याद रखेगी कि डायमंड आप बन जाते हो, इतने बड़े काम करने लगे हो। और आज अगर वो मौका मिल रहा है, आज अगर मेगा से ज्यादा लोग को बैठाकर जल्द डायमंड बनने का सपना हम पूरा कर सकते हैं, तो भी हमारे अंदर में एक भाव चलती है यार आराम से करेंगे। कब बनाएंगे भाई अपना साम्राज्य का निर्माण, कब करोगे? आज नहीं तो आखिर कब मैं अमीर बनूंगा? मैं धनवान नहीं बोल रहा हूँ, अमीर। पैसा भी रहे, समय भी रहे, आजादी भी रहे, जिंदगी अपनी मुफ्ता ही। कब अमीर बनोगे यार? आज नहीं तो आखिर कब? आज नहीं तो आखिर कब मैं भी डायमंड बनूंगा? करो यार सवाल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई बात बुरी लगी हो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा सर। सारे लोग हो गए सर। गलती से अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, और यदि अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो आइए करते हैं। गुंज बहुत बड़ा शो है, प्री लॉन्चिंग के लिए निवेदन चल रही है हमारी। अगर आपको कुछ और टाइम मिल जाता है, कुछ समय और मिल जाता है, तो हम जरूर निवेदन करते हैं, आपको जरूर समय दिलाएंगे। जाग जाइए, भगवान आपके साथ हैं। I wish you all the best. Thank you so much. Thank you.